फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग जो है पार्ट 1 छोड़ के पार्ट 2 करेंगे। मीन्स कि हम लोग लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पार्ट को छोड़ करके हम लोग डायरेक्ट जो है जीएस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब हमें बताना है कि इनमें कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है 8 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए सबसे आसान है कि लास्ट का 4 डिजिट ले लीजिए और आप भाग दीजिए। जिनसे भाग चला जाएगा वो होंगे और जो से नहीं होगा वो नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। तो ये इसको बदलेंगे तो 0.75 आएगा। 4/5 को बदलेंगे तो 0.80 आएगा। 5/6 को बदलेंगे तो 0.83 बार आएगा। और जब 6/7 को बदलेंगे तो 0.85 आएगा। तो अब इसमें सबसे छोटा जो है ऑप्शन पहला है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है 16,641 का वर्गमूल क्या है। तो 16,641 का वर्गमूल जो है वो 129 है। वर्गमूल यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे है 15x³ y के पावर 4 और 12x² y के पावर 5 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग 15x के पावर 3 y के पावर 4 है, y के पावर 4, तो इसको 5 गुणे 3 x³ इंटू y के पावर 4 लिख सकते हैं। और उसके बाद 12x² y के पावर 5 है, तो इसको लिखेंगे 4 त्याई 12 हो जाएगा x² इंटू y के पावर 5। जो कॉमन है वो लेना है और जिसके पावर सबसे ज्यादा है उसे लेना है। तो यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन है, 3 जो है वो कॉमन है, तो 3 ले लिया। और फिर क्या है, 5 हो जाएगा और 4। उसके बाद x, यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो x³ को लेंगे। यहाँ y के पावर 4 y के पावर 5, तो y के पावर 5 लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, अब 20 नहीं 60 हो जाएगा। 60x³ y के पावर 5, 60x, ये हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है 296 और दूसरी संख्या का मौसा 74 है और उसका लसा 2072 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको पहले इसे इरेज कर दें। ये फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, तो पहली संख्या जो है 296 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्स है। मसा जो है कितना है, लसा कितना है 2072 है और मसा 74 है। तो यानी x बराबर हो जाएगा 2072 गुणे 74 बटे के 296। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा x का मान जो है 518 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90%, किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह प्राप्ति में कितना खर्च करती है। देखिए, अधिप्राप्ति में तो वो 90% खर्च कर रही है, फिर किराए पे और बिजली पे कितना खर्च कर रही है 10%, और ये 15,000 उसका मासिक खर्च दिया है किराए और बिजली का। मतलब इस 10% का मान कितना है, 15,000 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10% का मान 15,000 है, तो 1% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 बटे के 10, यानी एक जीरो से एक जीरो आ जाएगा, तो कितना 1500 आ जाएगा। ठीक, 1% का जब 1500 है तो 90% का कितना हो जाएगा। तो 90% का निकालने के लिए 1500 में 90 से गुणा कर देंगे। तो 15 नवा 135, ये 15 नवा 135, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी 3 जीरो, 1,35,000। यहाँ पे 1,35,000, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसका जो है अधिप्राप्ति में यानी 90% का खर्च जो है 1,35,000 आ जाएगा। आगे है
यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब जितने रुपए में आप 15 संतरे खरीद रहे थे, उतने ही रुपए में आपको 20 संतरे बेचने पड़ जा रहे हैं। यानी कि संतरों की क्वालिटी डाउन हो रही है, आपको हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है? तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। 5 की हानि हो रही है। तो ये 5 हमारा हो गया। 5 की हानि कहाँ से हो रही है? तो ये जो हानि हो रही है, ये 20 से हो रही है। तो 20 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 5 10, यानी 5 पचम 25। कितने परसेंट की हानि हो रही है? तो 25% की हो रही है। एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से वो बेचेगा? तो देखिए 1 किलो मतलब जब वो बेच रहा है तो 1 किलो फल जब बेचेगा तो उसको कितना होगा? अगर कोई भी फल है तो वो अपने आप में 100 रहता ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 9, यानी यहाँ पे उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की। तो 100 में से 10 घटा देंगे और कितने रुपए प्रति किलो से बेच रहा है? तो 9 रुपए प्रति किलो से बेच रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे के 10 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा गुणे 9। 9 दहा में 90, ये 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 10 आ गया। यानी कि 1 किलो फल का क्रय मूल्य कितना आया? ये जो है हमारा ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य जो है 10 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ये क्रय मूल्य 10 कब आया है? जब उसे जो है 10% की हानि हो रही है। तो 5% का लाभ पाने के लिए क्या करेगा? तो 100% तो उसका दाम ही है, प्लस उसमें 5% और लाभ हो रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें जो है 5% का लाभ हो रहा है और लाभ किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे हो रहा है। क्रय मूल्य हमारा कितना रहा? 10 रहा। तो अभी 10 पे उसको लाभ हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो 105 बटे के 100 गुणे 10, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 दूनी के 10, यहाँ पे 2 बार और 21। अब इसको जब 2 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 एक का नम 2, फिर 0.5, यानी 10.5 रुपए के दर से आम बेचना चाहिए उसको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी और क्यू ने एक व्यापार में 5 संबंधित 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई? तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पी, एक मिनट ही हमारा पेन, हाँ, पी जो है, पी और क्यू दो मित्र हैं, दोनों ने अपना जो है व्यापार शुरू किया और किस रेशियो में ये अपने पैसे को लगा रहे हैं? तो एक जो है 5 और क्यू जो है 13 के निवेश कर रहा है। क्यू ने 6 महीने बाद, क्यू जो है, ये क्यू क्या कर रहा है कि 6 महीने के बाद अपना पैसा निकाल ले रहा है। ठीक, लेकिन हमें ये पी कब निकाल रहा है नहीं पता, तो मान लेते हैं x महीने बाद। तब निकालने के बाद जो है यदि उन्हें अपना लाभ, अब इनका लाभ कितना में मिल रहा है? तो लाभ इनको मिल रहा है 25 बटे के 26 के हिसाब से मिल रहा है। तो अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट गुणा कर लें या तो गुणा ना करें। तो 5x बराबर 25 बटे 26 गुणे 13 गुणे 6 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 2 टाइम 6, ठीक, और ये 5 से 25 काट देंगे तो 5 पचम 25, 5 टाइम 15 आ गया। यक्स कितना आ गया? 15। तो कितने महीने तक उसने जो है पी की राशि कितने महीने तक रही? तो 15 महीने तक रही। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना, मतलब उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो उन दोनों ने मिल करके कितना कार्य किया है ये हमें बताना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। दोनों मिल के कितने दिन में करते हैं? तो दोनों मिल के विक्रम प्लस विवेक दोनों मिल के कितने 50 दिन में करते हैं, लेकिन दोनों ने किया कितने दिन में? सिर्फ 20 दिन में, यानी 50 काम है और 50 दिन में करते हैं। और अब 20 दिन में तो कितना काम किए? 20 काम किए। तो 50 टोटल काम था, किया उन्होंने 20, तो कितना हो जाएगा? 2/5 भाग जो है उन्होंने किया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? अब दूध की प्रारंभिक मात्रा 90% है। रुकिए, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे इरेज करते हैं और यहीं पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10, पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि x लीटर जो है पानी डालेंगे, x लीटर पानी मिलाएंगे। ठीक, x लीटर जब पानी मिलाएंगे तो पहले कितनी है? टोटल मात्रा 60 लीटर है और 60 लीटर में दूध कितना परसेंट है? तो दूध 90% है। ठीक, अब जब उसमें पानी है, मतलब 16 लीटर तो पहले का मिश्रण है, प्लस उसमें x लीटर और जो है हम लोग पानी मिला देते हैं, तो अब दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो पहले तो 10% थी, मतलब 90% थी, लेकिन पानी 20% हो गया, यानी 20% हो गया तो दूध 80% बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको काटेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस 16 से 80 को काटेंगे, 16 पाँचे 80 हो जाएगा। ठीक, अब 5 से 90 को काटेंगे, तो 5 से जब 90 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18 बराबर 16 प्लस एक्स। तो अब x को इस साइड लेके आएंगे, तो यानी x बराबर 18 माइनस 16, x बराबर 2, यानी 2 लीटर जो है उसको पानी मिलाना होगा। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के बाद 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि 338 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यही सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया है 4%, फिर दर हो गया हमारा 4%। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन 338 है और पी नहीं दिया हुआ है, हमसे पी पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। तो जहाँ पे A की वैल्यू है 338 बराबर P 1 प्लस R 4 है, 100 बटे के समय 2 वर्ष है। तो अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे यानी 1 बटे के यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 338 बराबर P, 25 से कलम 25 और 1 26, यहाँ हो जाएगा 26 बटे 25 के पावर 2। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P बराबर, P को लेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, 25 गुणे 25 गुणे 338 बटे के 26 गुणे 26। जब अब इसको हम लोग काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो 312.5 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो इसका मूलधन, इसका जो मूलधन है, मेन राशि है, वो 312 हो जाएगी। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणकों का, तो पहले तो पहला गुणक जो होगा वो 8 स्वयं होगा, डॉट डॉट, और 20 तक हमको ज्ञात करना है, तो 20 गुणे 8 कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी 160 हो जाएगा। तो पहला मालूम हो गया और आखिरी का मालूम हो गया। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है पदों का औसत मान बराबर, औसत पूछा ना, तो औसत मान बराबर a प्लस एल बाई 2, जिसमें a पहली संख्या और l दूसरी संख्या, यानी 8 प्लस 160 बटे के 2। तो अभी इस 8 को जो है, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दें, तो ये 8 और 16 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 240 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। 8 में 160 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 168 बटे 2।
अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8 यानी 84 हमारा जो है आ गया पदों का औसत मान। तो यहाँ पे 84 ये रहा। ये अब 13 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाती है। इसकी गति किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहिए की परिधि क्या होती है? पहिए की परिधि होती है, पहिए या सर्किल की परिधि सर्किल की परिधि होती है 2 पाई आर, जिसमें 2 दिया हुआ है। 2 गुणे पाई 22/7 हो जाएगा और आर त्रिज्या जो है वो दशमलव, यहाँ पे हम लोग त्रिज्या लिखेंगे 0.35। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 पाँचे 35 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 यानी 44 गुणे 0.5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, कितना आएगा? 22 मीटर हमारा इसका जो है परिधि आ गया। परिधि कितना आ गया? परिधि जो है 22 मीटर आ गया। अब उसके आगे क्या दिया है? इसकी गति ज्ञात करनी है। तो गति बराबर क्या होता है? यही लिखते हैं, गति बराबर हो जाएगा हमारा, इसकी देखिए गति, चक्कर कितना लगा रहा है? 450 चक्कर और परिधि 2.2 बटे के 60। अभी यहाँ पे 60 क्यों? तो क्योंकि ये मीटर में है तो हम इसको जो है घंटे में बदल रहे हैं, इसलिए 60 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ 60 से जब भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इसको जो है हम लोग किलोमीटर प्रति में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई भी कर ही देते हैं। तो 4, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, 450 गुणे 2.2 बटे के 60 गुणे 18/5। अब इसको काटेंगे तो 5 से काटे तो 5 नवा 45 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9। अब इसको 2 से काटेंगे तो 1.1 हो जाएगा और फिर अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3.3 गुणे 18, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 59.4। ठीक, तो कितनी इसकी गति किमी प्रति घंटा में क्या हो जाएगी? 59.4। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इस वजह से बार बार इरेज करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कोई पुरुष P से Q तक 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है और Q से P तक 3 किमी प्रति घंटे से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। अब हमको उसकी औसत चाल बतानी है, तो औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर यक्स, यहाँ फार्मूला होता है यक्स प्लस 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 गुणे x का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे और y का मान 3 बटे के 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 हो गया। अब 2 चौक 8, 5 15 यानी 15 बटे के 4 आ जाएगा। अब इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा? जब इसको 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 से भाग देने पे ये 4 तिहाई 12, फिर बचेगा 3, दशमलव हो जाएगा। 4 सत्ते 28 और 4 पाँचे 20 यानी 3.75 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 45 किमी प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? उनकी एक दूसरे को पार करने में कितना है, और वो एक दूसरे की जो है पैरेलल ही चल रही हैं। तो पहले तो इन लोगों का जो है सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? सापेक्ष चाल बराबर क्या करेंगे? 200 में से उनकी जो ये तो लंबाई है, उनकी जो चाल है 40 और 45, तो 45 में से जो है 40 को माइनस करेंगे तो कितना? 5 किमी प्रति घंटा जो है उनकी सापेक्ष चाल आ गई। ठीक है,
अब इस सापेक्ष चाल को हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया किमी प्रति सेकंड। ठीक, अब अभिष्ट हमसे समय पूछ रहा है, कितने समय में पूछेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी जो है दोनों की लंबाई ले लेंगे, एक की लंबाई 200 है और दूसरे की लंबाई 150 है, बटे के चाल जो है उनकी 5 गुणे 5/18। तो अब ये 18 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, करते हैं इसको, 200 प्लस 150 गुणे 18, डायरेक्ट हम इसको जोड़ देते हैं। तो 200 में से 150 जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, और ये 5 3 यानी 350 गुणे 18 बटे के 25, तो 25 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 14 बार में कटेगा, और ये 18 जो बचा हुआ है, तो 14 गुणे 18 जब करेंगे तो हमारा 252 सेकेंड आ जाएगा। तो कितने समय में पार करेंगे, तो 252, ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में गति 20 किमी प्रति घंटा है, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगी। इसमें हमसे धारा की गति पूछ रहा है, तो इसको कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। तो शांत जल में नाव की गति 20 किमी है, और धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के, एक मिनट से थोड़ा पतला करते हैं, धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के विपरीत नाव की गति कितनी हो जाएगी, 20 बटे समय कितना लग रहा है, 4 घंटे का, 4 5 20, 20 घंटे मतलब 20 किमी प्रति घंटा है, मतलब धारा के विपरीत जो नाव की चाल है वो 5 किमी प्रति घंटा है, 5 किमी प्रति घंटा हो गई। अब हमको धारा की चाल मान लेते हैं कि जो धारा है, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल बराबर यक्स है, धारा की चाल यक्स हो गई। अब उसके बाद दिया है कि धारा के, पूछा हमसे ना, धारा की विपरीत दिशा में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ, तो धारा के विपरीत नाव की गति क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत नाव की गति, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो धारा की गति है, मतलब शांत जल में जो नाव की गति है उसमें से, यानी शांत जल में नाव की गति 20 है, उसमें से जो है धारा की गति यक्स है उसको घटा देंगे, तो हमको धारा के विपरीत जो है नाव की गति मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, धारा के विपरीत नाव की गति 5 है, 20 माइनस यक्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25, यक्स, एक मिनट, 20 है, ये इधर जाएगा, इधर तो 15 होगा ना, x बराबर 15, यानी कितनी उसकी गति हो जाएगी, तो 15 किलोमीटर प्रति हावर, धारा की गति ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी सबसे भुजा 26 है, तो दूसरे त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। एक ये फार्मूला होता है इसका, करते हैं, यहाँ पे दो समरूप सबसे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा बराबर बटे के छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बड़े त्रिभुज की 169 बटे के 121 है, तो 169 13 का स्क्वायर होता है, 121 11 का, यानी 13 बटे के 11 आ जाएगा। ये बड़े त्रिभुज की भुजा और ये छोटे त्रिभुज की भुजा। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो गई, छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो गई, और यहाँ पे उनका क्षेत्र, एक मिनट, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो है 26 है, मतलब यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा जो है 26 है,
तो यहाँ बड़ी भुजा 26 हो जाएगी, छोटी भुजा ज्ञात नहीं है, 13/11 हो जाएगा। अब यानी यक्स बराबर हो जाएगा 13/11 गुणे 26। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, इसको फिर से करते हैं। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 26 गुणे 11/13। तो 13 दूनी 26, 2 11 में 22 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 22 सेंटीमीटर। ये जो सबसे बड़ी भुजा बराबर क्षेत्रफल का स्क्वायर, सबसे छोटी भुजा बराबर क्षेत्रफल का स्क्वायर, ये जो है ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। ठीक, तो 22 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 4 संबंधित 7 के अनुपात में। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने को करा है। भुजा दिया हुआ है 4 और 7, तो मान लेते हैं ये जो भुजा मतलब भुजा का अनुपात 4-7 है, ये इनकी लंबाई और चौड़ाई है। पहले इसको इरेज करके यहीं पे लगाते हैं। तो माना लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर उनकी कहाँ है 7 नंबर दे रहे, जिनकी भुजाएं 4 यक्स हो गई, और चौड़ाई उसकी जो हो जाएगी, चौड़ाई वो हमारी हो जाएगी 7 एक्स। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात हो गई है। अब क्या उसके वृत्त की जो परिधि होती है उसी के बराबर आयत का क्षेत्रफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले तो ये वृत्ताकार तार में था, लेकिन अब फिर आयताकार मोड़ते हैं तो वृत्त की परिधि 2πr हो जाती है, और आयत का परिमाप होता है 2l+b। अब ये यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर बराबर 2, लंबाई कितनी है, लेंथ उसकी 4x है, और चौड़ाई जो है 7x है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 22 बराबर 7×4 = यक्स, यानी यक्स बराबर 22/11, यक्स बराबर 2 आएगा, यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। अब ये 2 को जो है हम लोग जो लंबाई चौड़ाई माने हैं उसमें रख देंगे। तो यानी यहाँ अगर हम इसको रखते हैं तो 4x बराबर 4 गुणे 2 यानी 8 हो जाएगा। चौड़ाई में रखेंगे तो 7 दूनी 7 गुणे 2 बराबर 7 दूनी 14। अब हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 14, तो 14 112 हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 23वां पद क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमसे 23वां पद पूछ रहा है, तो समांतर श्रेणी में 23वें पद के लिए क्या फार्मूला होता है, tn = फार्मूला होता है a + n-1 × d, जहाँ पे a क्या होता है, प्रथम पद होता है, n कौन सा पद पूछा है वो होता है, डी क्या होता है, सर्वांतर होता है, मतलब 11 और 5 के बीच कितने का अंतर है, ये होता है। 11 और 7 के बीच कितने का अंतर है, ये होता है। तो 11 और 5 के बीच 6 का अंतर है, 11 और 17 के बीच में भी 6 का अंतर है, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान 6 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एन का मान दिया हुआ है 23। तो अब बस लिख लेंगे टी 23वां हमसे पद पूछा है बराबर ए बराबर यानी 5 + n बराबर 23 - 1 डी बराबर 6। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस 23 में से 1 गया 22 गुणे 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 प्लस 5 जोड़ देंगे, 5 2 7 1 137, 137 यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है यदि 4x³ - 2x² + 5x - 8 को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचेगा। तो इसको हम लोग विभाजित ही करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे है 4x³ - 2x² + 5x - 8,
हमको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। अब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, तो 4x स्क्वायर बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और एक मिनट, ये भी जो है हमारा प्लस, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा ना, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से प्लस 5x हम लोग उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो अब प्लस 6x बार जाएगा, तो 6x बार जाएगा, तो यही हम लिखते हैं 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 6 दूनी 12x। जब इसको घटाएंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, 17x माइनस 8 हो जाएगा। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जो है हम लोग इसमें 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 बार ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 17x हो जाएगा माइनस 17 दूनी 34, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 34 में से 8 जाएगा तो कितना, 26 बचेगा, तो यहाँ पे 26 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको एक तरह से और लगा सकते हैं, ये तो हमने डायरेक्ट भाग करके दिखाया है, एक एक्स की वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जब दिया है कि इतने को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, यानी इसको x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो जहां जहां x है वहां पे हम 2 लोग 2 पुट करेंगे और जो आएगा वही शेष बच जाएगा। तो 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 गुणे 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 गुणे 2 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, माइनस 5 दूनी 10, और माइनस 8, ये 32 हो गया, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस है, ये 10 नहीं प्लस है, तो 8 8 माइनस 16 प्लस 10 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो 2 4 46 माइनस 16 10, यहाँ 12 में से 6 गया 6 बचा, 3 में से 1 गया कितना बचा, 2 बचा, 26 आ गया, यही हमारा शेष बचेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक वास्तविक हल है। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0, उसी पे रखेंगे बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0, तो बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर 2k, 2k यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए 4 गुणे ए बराबर कितना, ए बराबर 1 हो जाएगा, और सी बराबर 4, ए और सी बराबर 4, यहाँ पे 4 हो गया, 4k स्क्वायर बराबर 0, प्लस 4 चौका 16, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 16 को लेके आएंगे तो माइनस 16 बटे के 4, 4 चौका 16, k स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो k बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव 2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसे इरेज कर लें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसी को लेते हैं सेक के पावर 4 माइनस सेक के स्क्वायर थीटा को, तो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या हमें दिख रहा है, तो इन दोनों में सेक स्क्वायर थीटा जो है कॉमन दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा हम लोग जब कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बचता है और -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो गया, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर, इसको रेड से लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर थीटा का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस tan के पावर 4 थीटा हो जाएगा। आ गया हमारा वैल्यू, tan के पावर 4 थीटा हो जाएगा।
और उसी तरह यहाँ पे 3 दिया है, तो ये हम, और यहाँ पे जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर 3 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये तीसरा है, बिंदु -1 0 2 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से दो समन्वय के अनुपात में बिंदु विभाजित किया जाता है। एक बार फिर, बिंदु -1 0 और 2 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से दो संबंधी एक के अनुपात में बिंदु पर विभाजित करते हैं, मतलब किस बिंदु पर विभाजित करते हैं। तो इसको हम लोग, नीचे तो जगह नहीं है, यही देखते हैं। इसको मान लीजिए ये हमारा एक रेखाखंड हो जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बिंदु -1 0 है, और यहाँ जो है एक बिंदु यहाँ पे आच्छादित करती है XY, और यहाँ वाली बिंदु जो है वो 2 और 6 है। ये जो डिस्टेंस है M1 हो जाएगी और ये डिस्टेंस M2 हो जाएगा। तो आंतरिक बिंदु के लिए फार्मूला होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे के M1 प्लस M2। ये x के लिए होता है, और y के लिए होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे के M1 प्लस M2। इस तरह से हो जाएगा। अब बस इसी में हमको मान रखना है और निकाल लेना है। तो यही हम मान रखते हैं, यहाँ बहुत खचपच हो गया है। तो M1 का मान कितना है? M1 का मान 1 है, सॉरी M1 का मान 2 है। M1 का मान 2 है। X2 का मान कितना है? X2 का भी मान यहाँ पे देखिए 2 है। X2 का भी मान 2 है। तो 2 गुणे 2 M1 M2 प्लस उसके बाद M2 कितना है? 1 है। M2 और X1 का मान कितना है? -1 बटे M1 M2 यानी 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 2 दूनी के 4 -1 बटे 3 बराबर 3 बटे 3 बराबर 1 आएगा। ये तो x का हो गया। अब y के लिए करते हैं, तो y के लिए M1 कितना है? M1 2 है। M1 y2 कितना है? 6 है, प्लस M2 कितना है? M2 जो है 1 है, और y1 0 है, बटे के अब जोड़ देंगे तो 6 ही आएगा, 3 आएगा M1 और M2। तो 6 दूनी 12, और ये 0 है तो कुछ नहीं, यानी जब इसको भाग देंगे तो 4, यानी 1 और 4 आएगा। तो 1 और 4 किस में है? ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो पहले इसे इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये हमारा इसमें ऑप्शन जो था सी था, ऑप्शन सी था। आगे है 8 6 8 7 8 6 8 7 6 बहु अंकों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जो अधिक बार आए, तो सबसे अधिक बार 1 2 3 4 8 है। 8 कहाँ कहाँ है बहुलक के रूप में? तो बहुलक के रूप में सिर्फ यही 8 है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं? पहले नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंक है। माध्यिका यानी बीच का, मिडिल का होता है, तो यानी 4 इस साइड और 4 इस साइड। तो हमें सबसे पहले 4 सबसे छोटे अंकों को काटना है। तो आइए काटते हैं 4 सबसे छोटे अंकों को। सबसे पहले 1 2 3 4, यानी एक 7 बचा 5वें नंबर पे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वरना इसके लिए एक फार्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए, सॉरी माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वहाँ पद। ये किसके लिए होता है? जब ये नंबर विषम होते हैं तब के लिए। तो n बराबर 9 है, 9 प्लस 1 बटे 2, 9 1 10 बटे 2 यानी कि 5। तो पांचवा पद कौन सा है? हम उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, साथ ही पांचवा पद है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थिसुशिरता ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार अर्जित विश्वत्र विटेलिगियो से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये त्वचा से संबंधित है। आगे है, एक कूट भाषा में मैजिकल को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लेक्चर को कैसे लिखा जाएगा? MAG मतलब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है इस तरह से। तो और ये इसमें लिखा क्या है? 7 को मतलब पहले कर दिया है 1 2 3, मतलब पहले के 3 अंकों को बदल दिया है। तो ये 1 2 3 है, तो यानी क्या होना चाहिए?
CEL, CEL कहाँ है, यहाँ CEL है और यहाँ CEL है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। अब आगे क्या देखते हैं, 3 अंक तो हमारे ये फिक्स हो गए, आगे बचे 4 अंक। 4 अंक को कैसे लिखा है, आई को अपनी ही जगह लिखा है, मतलब कि टी अपनी ही जगह रहेगा। उसके बाद CAL है कल, तो C यानी को 5, 6 और 7, 5, 6, 7 ऐसे बदल दिया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे पहले 7 नंबर, मतलब लास्ट का पहले कर दिया है। तो पहले ERU, नहीं, तो इसमें हमारा करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द उनमें से भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। कोण, हेक्टेयर, मीटर, वोल्ट। देखिए कोण जो है ये भी, एक मिनट, कोण, हेक्टेयर, मीटर, वोल्ट। हेक्टेयर भी मापते हैं, मीटर भी मापते हैं, वोल्ट में ही मापते हैं। जबकि कोण क्या होता है, कोण जो होता है ना, वो कोण हमारा, वो इससे हम लोग जो है त्रिभुज वगैरह को मापते हैं। हेक्टेयर, मीटर और वोल्ट कैसी मात्रक हैं, ये सभी मात्रक जो है एसआई मात्रक हैं, ठीक है। और कोण क्या है, कोण एक भौतिक मात्रक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब कैसे इसको पहचानते हैं, तो आइए देखते हैं। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 9 81, 5 और 4, 5 4 9। यहाँ भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 6 3 9, 7 2 9, 2 2 4 हो रहा है। तो यही हमारा भिन्न है, क्योंकि सबके मल्टीप्लाई करने पे, अरे सॉरी, ऐड करने पे 9 आ रहे हैं, लेकिन इसको नहीं आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करें। अब इसमें कौन सा अक्षर समूह भराएगा ये हमको बताना है। तो देखिए इसको ना बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सी रहेगा, बी रहेगा और यहाँ पे बी, फिर ए, सी। कैसे, अब एक पेयर इनका बनता जाएगा, आप देखते रहिए। सी बी, फिर उसके बाद सी बी ए, सी बी ए एक साथ ले लें, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर बी ए सी एक साथ हो जाएगा, फिर बी ए सी एक साथ, फिर बी ए सी एक साथ, लास्ट में यही बचता है। एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर से हम इसको करते हैं। ऑप्शन डी लिया हुआ है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सी बी बी ए सी, हमको 3 3 का पेयर बनाना है। तो सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए बन रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में उस संख्या का चयन करिए जो दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के आधार पर रखा जाएगा। 5 7 16 22 49, तो क्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसको भरने के लिए देखिए, 5 3 15, एक 16 कर दे, तो 3 गुना करके, 3 गुना करें और प्लस 1 करें, ठीक है। तो 7 त्रिक 21, हाँ 7, इसको भी 3 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 16 का तिगुना, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 1 49। तो 22 का तिगुना करेंगे तो 66 और प्लस 1 67। तो इसमें हमारा ऑप्शन 67 दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जोया अपने घर से कार चलाते हुए निकलती है और पूर्व दिशा की ओर 9 किमी गाड़ी चलाती है। पूर्व दिशा की ओर ये हो गया जोया का घर, यहाँ से वो पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चला ली, ठीक। अब उसके बाद दिया है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है। बाएं मुड़ी 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर, दाएं मुड़ी 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अब और अपने कार्यालय पहुंच गई। उसके घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमको अब यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होगी। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, इसकी दूरी 6 हो जाएगी और ये 8, 6 9 15, यानी ये पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी 15 हो जाएगी और ये कितना रहेगा, ये 8 रहेगा। अब इस यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और मान ज्ञात हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर बटे सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
आधार कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कर्ण हमको ज्ञात हो जाएगा। तो 15 का होता है 225 और 18 का 8 का 64 जोड़ दीजिए 5 4 9 8 8 8 हो गया 6 ये है 6 7 8 और ये 289 किसका स्क्वायर होता है तो 17 का होता है यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है पंकज राजेश और सपना का पुत्र है। इसको बनाना है आइए इसको बनाते हैं। पंकज राजेश और सपना का पुत्र है मतलब कि पहले राजेश हो जाएगा राजेश उसके बाद सपना और इनका पुत्र दोनों का पुत्र कौन हो जाएगा पंकज। ठीक जबकि दीपा शीला की इकलौती बेटी है। जबकि दीपा शीला की इकलौती बेटी नहीं इकलौती नातिन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश और सपना की माँ है मतलब शीला क्या है शीला जो है प्रकाश और सपना की माँ हो गई। लो भाई शीला प्रकाश और सपना की माँ हो जाती है। ये हम माइनस लगा देते हैं तो ये फीमेल और ये मेल माँ हो गई। और इसकी इकलौती नातिन यानी कि इसी की पुत्री सपना की ही बेटी होगी कौन दीपा। इकलौती नातिन है जो प्रकाश और सपना की माँ है। यदि प्रकाश और सपना की भी माँ है और प्रकाश की भी ये माँ है। प्रकाश यहाँ पे ये मान लीजिए ये प्रकाश हो गया गोला प्रकाश की भी माँ है। आगे है प्रकाश अविवाहित है और राजेश की पत्नी का भाई है मतलब सपना और प्रकाश जो दोनों जो है भाई बहन है। दीपा तो पंकज दीपा से कैसे संबंधित है अरे पंकज दीपा का भाई है ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से करते हैं ई भागे एफ है यानी इसका मतलब है कि बी ए का भाई है यानी एफ जो है पिन क्यों नहीं चलिए एफ जो है वो भाई है किसका ई का मतलब एफ मेल है और ई का भी कुछ पता नहीं है एफ भाई है ई का। उसके बाद दिया है एफ माइनस एच का मतलब है ए बी के पिता है मतलब ई जो है वो पिता हो गया किसका एच का ई पिता हो गया एच का। ठीक मतलब ये पॉजिटिव में आएगा ई प्लस है। ठीक आगे एच प्लस जे बी ए की बहन है एच प्लस यानी जे एच की बहन है। एच की बहन कौन है जे जे फीमेल हो गई एच की बहन हो गई। उसके बाद दिया है जे गुड़े जी इसका क्या मतलब है बी ए का बेटा है मतलब जी जे का बेटा है जी जो है इस जे का बेटा है ये भी पॉजिटिव ये इसका बेटा हो गया। आगे जी प्लस डी जी प्लस प्लस का मतलब बी ए की बहन है बी यानी डी जी की बहन है डी जो है डी जी की बहन हो गई। ठीक तो तब एच से डी का क्या संबंध है ये जो एच है उसका इस डी से क्या संबंध है तो जे और एच दोनों मतलब भाई बहन ये बहन है ये भाई है मतलब बहनें ही है मतलब आपस में भाई बहन है। और जब बहन का बेटा क्या हो जाएगा भांजी या भांजा हो जाएगा क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि ये भाई है या यच बहन है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। गिटार यंत्र तापमापी गिटार भी एक तरह का यंत्र होता है तापमापी भी होता है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है दिए गए वेन आरेख में षष्ठकोण किसानों को दर्शाता है मतलब ये फार्मर को एक मिनट ये हो गया हमारा फार्मर षष्ठकोण किसानों को दर्शाता है। वृत्त लाभार्थी को ये हो गया लाभार्थी और वर्ग भूस्वामी को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं मतलब इस सर्किल में भी रहे इसमें और इसमें तो 21 ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन 3 कथन दिए गए हैं और उनके बीच 4 निष्कर्ष दिए गए हैं यह मानते हुए कि सूचना भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता है। ये हमारा कथन दिया गया है
सभी विद्यार्थी एक्सपर्ट हैं। ये हो गए विद्यार्थी, इसको ऊपर बनाते हैं, ये हो गए विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी क्या है? सभी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हो गए। कुछ एक्सपर्ट ट्यूटर हैं। लो भाई, कुछ एक्सपर्ट जो हो गए ये क्या हो गए? ये हमारे ट्यूटर हो गए। सभी ट्यूटर भारतीय हैं, तो लो जितने भी ट्यूटर हैं ये सब के सब भारतीय हो गए। ठीक, तो अब हमसे पूछा है कुछ भारतीय एक्सपर्ट हैं, तो कुछ भारतीय जो है, हाँ एक्सपर्ट तो हैं ही, ठीक है। कुछ भारतीय विद्यार्थी हैं, कुछ भारतीय जो है विद्यार्थी हैं, नहीं, इस फिगर से तो नहीं, लेकिन अगर हम इसको, इनके बीच कोई संबंध तो दिया नहीं है, तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा डाउट भी छोड़ देते हैं, इसको आगे है। कोई भारतीय विद्यार्थी नहीं है, कोई भी भारतीय जो है वो विद्यार्थी नहीं है, तो इस फिगर से तो ये सही है। सभी ट्यूटर एक्सपर्ट हैं, जितने भी ट्यूटर हैं सबके सब एक्सपर्ट हैं, तो नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। यानी हमारा पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है। केवल निष्कर्ष पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाउट थोड़ा जो है, ये भी कुछ भारतीय विद्यार्थी, तो ये सब भारतीय जो है विद्यार्थी भी तो हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच जो ये विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी एक्सपर्ट हैं, और जितने, और कुछ जो है एक्सपर्ट ट्यूटर हैं, ट्यूटर हो गए, लेकिन सभी ट्यूटर जो है वो भारतीय हैं, तो हो सकता है पूरा इतना बड़ा ऐसे विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर लें। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें एवं दाएं से 23वें में है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 23, 18 को जोड़ करके एक को माइनस कर दीजिए, तो 8 2 10 11, 2 1 3 31 आ गया। एक कम कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा? तो इसको जब हम लोग गोलेंगे तो यहाँ पे 41 आएगा, 31 नहीं आएगा। ठीक है, 41 एक कम कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। आगे है 6 खिलाड़ी अरविंद, विश्वनाथ, करुण, दिलीप, जयंत और मनोहर 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3-3 के अनुसार बैठे हैं। जयंत किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। दिलीप मनोहर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। करुण जयंत के बगल में है और दिलीप के तिर्यक सामने बैठा है। विश्वनाथ मनोहर के बगल में बैठा है। जयंत के साथ दिलीप की सीट की अदला बदली के बाद नई स्थिति में दिलीप का पड़ोसी कौन है? नीचे जगह नहीं है, तो आइए यही करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं और यहीं पे हम लोग बनाएंगे अपना अब फिगर। देखिए, जो पंक्ति दी है, 2 पंक्तियों में बैठे हैं दोनों लोग, तो यहाँ पे हम लोग 2 पंक्ति बना देते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी 2 पंक्ति। तो पहले क्या दिया हुआ है? दिया है 6 खिलाड़ी हैं। चलो 1 2 3 1 2 3 6 खिलाड़ी हो गए। जयंत किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, मतलब जयंत किनारे पे नहीं है। चलिए ठीक है। दिलीप मनोहर के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। दिलीप हो गया, ये दिलीप मनोहर के बाएं, यहाँ मनोहर होगा, मनोहर। देखिए, मनोहर के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है कौन? दिलीप। ठीक, अब उसके बाद बैठा है करुण जयंत के बगल में और दिलीप के तिर्यक सामने। तो तिर्यक सामने यानी यही रहेगा, दिलीप के तिर्यक सामने करुण, यहाँ करुण हो जाएगा, करुण जय, और यहाँ पे